नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों व शिक्षकगण, टी-सैट कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस शैक्षिक कार्यक्रम में हमारा सत्र विशेषकर कक्षा 9 पर आधारित है। इसका विषय है कक्षा 9 द्वितीय भाषा समग्र अवलोकन। बच्चों, आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेहतर तरीकों का उपयोग करें, इसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम को रखा गया है। हिंदी भाषा न केवल संवाद की भाषा है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, साहित्य की संवाहक भी है। भाषा संबंधी कौशलों के साथ साथ साहित्यिक अभिरुचि, तर्कशीलता, अभिव्यक्ति की क्षमता व नैतिक गुणों का विकास करना इस पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के अध्ययन संबंधी आने वाली कठिनाइयों के हेतु हम कुछ एक बिंदुओं को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित है। आज हमारे बीच 2 अनुभवी शिक्षक उपस्थित है। आइए हम उनका परिचय करेंगे। पहले मेरे पास में बैठे हुए हैं मिर्जा सरदार बेग जी, ZPHS वेगुरपल्ली करीमनगर से हैं, और दूसरे हमारे शिक्षक हैं मोहम्मद शरीफ अहमद जी, ZPHS मल्लापुर करीमनगर से है। तो आइए बच्चों, हम इस ज्ञानवर्धक यात्रा को जारी रखेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं सरदार बेग जी से कहूंगी कि 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक पर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए, ताकि बच्चे एक बार फिर से उसका अवलोकन कर सके। सर जी, बताइए। जी, चलिए सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के मुख्य चित्र पर बातचीत करते हैं। ये रहा हमारी हिंदी द्वितीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का मुख्य चित्र। पाठ्य पुस्तक का नाम है सुगंध। एक नाम जो है बहुत ही तार्किक ढंग से रखा गया है, क्योंकि जब बच्चा बाल बगीचा 1, बाल बगीचा 2, बाल बगीचा 3 पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञानार्जन करता है, यानी हिंदी सीखता है, तो वो आगे चलकर अपने ज्ञान का सुगंध समाज में लुटाता है। इसलिए इसका पाठ्य पुस्तक का नाम सुगंध रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 12 पाठ हैं, जो 4 इकाइयों में विभाजित हैं। सबसे पहला पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है, और दूसरा पाठ है गाने वाली चिड़िया, और तीसरा पाठ है बदले अपनी सोच। इस इकाई में एक उपवाचक पाठ भी जोड़ा गया है, तारे ज़मीन पर। और दूसरी इकाई है प्रकृति की सीख, फुटबॉल पाठ, बेटी के नाम पत्र। अब इसमें एक उपवाचक पाठ भी है, सम्मक्का सारका जातरा। और तीसरी इकाई के अंतर्गत मेरा जीवन पाठ, यक्ष प्रश्न, रमज़ान, और इसमें भी एक उपवाचक पाठ जोड़ा गया है जिसका नाम है बुद्धिमान बालक। और अंतिम इकाई में अमरवाणी पाठ, सुनीता विलियम्स, जागो ग्राहक जागो, और एक उपवाचक पाठ भी है, अपना स्थान स्वयं बनाएं। तो इसमें गीत, कहानी, समीक्षा, कविता, संस्मरण, पत्र, निबंध, साक्षात्कार, ये सभी विधाओं से लेकर पाठ्य पुस्तक की संरचना हुई है। और इसमें उपवाचक पाठ को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को मनोरंजन प्रदान करना है और विषय के अनुसार सोचने व विचार करने की क्षमता का विकास करना है। ये केवल पठन हेतु पाठ हैं। अब हम एक बार शैक्षिक मापदंडों पर प्रकाश डालते हैं। शैक्षिक मापदंड 3 हैं: अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और भाषा की बात। तो अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे कौशल इसमें आएंगे। सुनने का अर्थ केवल सुनना नहीं, सुनकर अर्थ ग्रहण करना और प्रतिक्रिया करना। बोलना यानी स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलना। पढ़ना यानी
अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना और लिखना, यानी बिना किसी त्रुटियों के लिखना। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत स्वरचना यानी अपने शब्दों में लिखना, और सृजनात्मक अभिव्यक्ति। और प्रशंसा यानी किसी तथ्य या विषय के महत्व को समझकर उसके बारे में बोलना ही प्रशंसा है। और अंतिम शैक्षिक मापदंड है भाषा की बात। इसके अंतर्गत शब्द भंडार और व्याकरणांश आएंगे। हाँ सर जी, आपने ठीक कहा। पाठ्यपुस्तक के नाम से ही आपने इन पाठों की सुगंध को बिखेरा है। पाठ इकाईवार बांटे गए हैं, विधा आधारित है और शैक्षिक मापदंड के आधार पे अभ्यास कार्यों को दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं शरीफ सर जी से कहूंगी कि इकाई 1 पर और साथ ही साथ पाठ की संरचना पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। शरीफ सर जी। 9वीं कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो पाठों की संरचना इस प्रकार है। पहला अंश है उन्मुखीकरण, दूसरा अंश है उद्देश्य, तीसरा विधा विश्लेषण, चौथा कवि लेखक परिचय, पांचवा छात्रों के लिए सूचनाएं, छठवां विषय वस्तु और सातवां अभ्यास कार्य। इन्हीं के आधार पर हर पाठ का प्रयोग किया गया है। इसमें उन्मुखीकरण पाठ का आरंभ इसी से होता है, इसी से पाठ का आरंभ होता है। उन्मुखीकरण चित्र प्रेरणा देने वाले अंश और पठनीय अंश की ओर रुचि पैदा करने के लिए दिया गया है। इसे पूर्व विषय वस्तु कहते हैं। दूसरा उद्देश्य, हर पाठ का विषय वस्तु के अनुसार उद्देश्य निर्धारण किए जाते हैं। उसी तरह बालकों में विषय वस्तु के बारे में अवबोध कराया जाता है। और तीसरा कवि या लेखक परिचय, हर पाठ में लेखक या कवि परिचय दिया गया है। इसमें जीवन काल और उनके साहित्यिक कृतियों पर प्रकाश डाला है। हर पाठ में इसकी विधा के अनुसार छात्रों को सूचना दी गई है। सूचना के अनुसार ज्ञानात्मक चर्चा करने हेतु अंश भी इसमें दिए गए हैं। और विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु में हर एक पाठ गुणवत्तापूर्ण या क्षमतापूर्ण है। हर एक विषय अर्थपूर्ण चर्चा करने के अनुकूल है। इसके बाद अभ्यास कार्य दिए गए हैं। अभ्यास कार्य के अंतर्गत अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, भाषा की बात अंश दिए गए हैं। तो चलिए इकाई 1 में पहला पाठ है जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ पर उन्मुखीकरण चित्र दिया गया है। इसमें शांति के प्रतीक कबूतर या पक्षी, और इस चित्र को देखते ही एक शांत वातावरण की दिखाई देता है और सूर्योदय या सूर्यास्त का दृश्य भी दिखाई देता है। यानी यह चित्र को देखते ही हर छात्र के मन में शांति, सद्भावना, समसम्मान और खुशी के मूल्यों को यह चित्र दर्शाता है। और इस पाठ का विधा यह गीत में है। गीत की परिभाषा देखें तो लय, संगीत और मधुर भाषा में भावों की अभिव्यक्ति को ही गीत कहते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य, जिस देश में गंगा बहती है, पाठ का उद्देश्य छात्रों में सत्य, न्याय, परोपकार, मानवता जैसे महान गुणों की पहचान कराना ही जिस देश में गंगा बहती है पाठ का उद्देश्य रहा है। और कवि परिचय, इस पाठ के अंत में कवि का परिचय भी दिया गया है। शैलेंद्र कुमार जी इस गीत के गीतकार है और उनके योगदान और प्राप्त सम्मान 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के इसकी जानकारी ये पाठ्य पुस्तक में दी गई है। और इस पाठ का विषय वस्तु भारतीयों में सच्चाई के गुण और सफाई, संतोष और अतिथि सत्कार का महत्व इस पाठ का मुख्य विषय वस्तु रहा है। अब देखिए
पद्यांशवार विषय वस्तु देखे गए तो पहला, होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। इस भाव का विषय वस्तु है सत्य और पवित्रता। और दूसरा देखिए, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। यहाँ पे अतिथि सत्कार के बारे में बताया गया है। और तीसरा, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। यहाँ पर हर व्यक्ति को संतोष से रहने की सीख यहाँ पर ये विषय वस्तु प्रदान करता है। और अंतिम, एकात्मता और प्रेम, यानी मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। यहाँ पे कवि ने एकात्मता और प्रेम के बारे में, प्रेम से रहने के लिए कहा गया है। अब देखिए दूसरा पाठ, गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया में पहला उन्मुखीकरण चित्र। यहाँ पर देखिए खेत में हल जोतते हुए किसान दिखाई दे रहा है और बैल दिखाई दे रहा है, साथ में साथ खेत और कीचड़ अगर वैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस चित्र को देखते ही छात्रों के मन में एक मेहनत की भावना होती है। यह चित्र श्रम के महत्व और मेहनत कश लोगों के प्रति सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए यह पाठ कहानी विधा में है। कहानी विधा गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष, घटना या मनोभाव का रोचक, संक्षिप्त और कलात्मक वर्णन किया जाता है। तीसरा, इस पाठ का उद्देश्य दूसरों के काम आने ही जीवन का सच्चा सुख निहित है और मजदूरों और किसानों के प्रति राजा के कर्तव्य को समझना और श्रमिक की प्रसन्नता ही देश की प्रगति है। यह पाठ में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इस पाठ का मुख्य विषय वस्तु आज़ादी का मूल्य और दूसरों के काम आने में सच्चा सुख, इसके बारे में बताया गया है। चिड़िया का महल के सुख को त्याग कर मेहनत करने वालों को गाना सुनाना, यह पाठ से संबंधित विषय वस्तु दिया गया है। और इस पाठ के मुख्य बिंदु राजा का गर्व, चिड़िया का त्याग और मेहनतकश लोगों के प्रति उसका प्रेम यहाँ पे मुख्य बिंदु के रूप में लिया गया है। और इसमें व्याकरण से संबंधित शब्द भंडार, कारक और उनकी विभक्तियां, मुहावरों के परिचय भी दिया गया है। अब देखिए तीसरा पाठ है, बदलें अपनी सोच। यहाँ पर उन्मुखीकरण चित्र में जीव, जंतु और पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए दिया गया है। इस के माध्यम से पर्यावरण के प्रति अवबोध कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य रहा है। यह पाठ भाषण लेख विधा में दिया गया है। भाषण लेख वह विधा है जिसमें किसी विशेष विषय पर जनता को संबोधित करने के लिए विचारों को तर्कपूर्ण, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से मौखिक प्रस्तुत हेतु लिखा जाता है, तो उसे भाषण लेख विधा कहा गया है। छात्रों में भाषण कला का उत्पन्न करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य रहा है। भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला को निपुण बनाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना इस पाठ का उद्देश्य है। और इस पाठ का मुख्य विषय वस्तु है पानी की कमी, लुप्त होते जीव जंतुओं और मानव लालच और सोच में बदलाव की आवश्यकता इस पाठ्य विषय वस्तु में बताया गया है। और इसके बाद उपवाचक पाठ दिया गया है तारे जमीन पर। ये उपवाचक पाठ देने का मुख्य उद्देश्य है छात्र स्वयं पढ़कर अर्थ ग्रहण करके शब्द भंडार में वृद्धि लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी शिक्षेतर पठन करना है। उपवाचक पाठ छात्रों को शिक्षक की सहायता के बिना पढ़कर उनका भावार्थ, संदेश समझने के लिए प्रेरित करते हैं।
इन उपवाचक पाठों से आपको परीक्षा में पठित गद्यांश के रूप में दिया जाएगा। उसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर 1 या 2 वाक्यों में आपको लिखना होगा। अब इन 3 पाठों को अगर संरचनात्मक समग्र अवलोकन करते हुए देखा गया तो पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है, यह पाठ मुख्य उद्देश्य छात्रों में सत्य, न्याय, परोपकार, सद्भावना और मानवता जैसे महान गुणों की पहचान कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय मूल्यों का गौरवार्जन करना, सच्चाई, सफाई, एकता और अतिथि सत्कार इस पाठ का मुख्य विषय वस्तु है। व्याकरण के अंतर्गत वाक्य भेद जैसे सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य और जान से प्यारा होना, मुहावरा यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा पाठ है गाने वाली चिड़िया। इस पाठ कहानी पढ़कर समझना और कोई सरल कहानी लिखने के लिए प्रयास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्रता और मूल्य और मेहनतकश लोगों के प्रति सम्मान का संदेश देना इस पाठ के मुख्य उद्देश्य है। एक राजा और गाने वाली चिड़िया की कहानी, चिड़िया द्वारा सोने के पिंजरा त्याग कर किसानों के लिए संगीत सुनने का निर्णय लेना यह पाठ के मुख्य विषय वस्तु है। इसमें भाषा की बात के अंतर्गत कारक और उनकी विभक्तियां दी गई है, जैसे जान में जान आना, खुशी के आंसू आना, मुहावरों का परिचय भी दिया गया है। और बदलें अपनी सोच, भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला को निपुण बनाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य रहा है। युगरत्न श्रीवास्तव का पर्यावरण संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया भाषण और जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और भविष्य की पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी इस पाठ का मुख्य विषय वस्तु रहा है। भाषा की बात के अंतर्गत समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, समान अर्थ वाले शब्द से जोड़ी बनाना, इसका विवरण इन 3 पाठों में दिया गया है। हाँ सर जी, आपने तो व्यापक रूप से एक इकाई की चर्चा की है। थोड़ी सी समय की अभावता है तो हम सारे पाठों का भी अवलोकन करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा है कि उन्मुखीकरण के से लेकर, यानी उन्मुखीकरण में मौखिक प्रश्नों से लेकर पाठ्यांश, छात्रों के लिए सूचनाएं और पाठ्यांश पर आए हुए शब्दों का रेखांकन और साथ ही शैक्षिक मापदंड के अभ्यासों पर भी सर जी ने बताया और साथ में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। तो बच्चों, आप कक्ष में क्रियाशील होकर पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको पाठ और भी आसानी से समझ में आएगा। यदि ना समझ में आता है तो दोबारा भी आप क्रियाशील होकर पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। सरदार बेग जी, आप इकाई 2 पर चर्चा कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कक्षा 9 में उपवाचक के पाठ दिए गए हैं, थोड़ा उस पर भी संक्षिप्त विवरण देते हुए आप इकाई 2 पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। इकाई 2 के अंतर्गत कुल 3 पाठ हैं। इसमें सबसे पहला पाठ है प्रकृति की सीख। चलिए इस पाठ के उन्मुखीकरण चित्र पर हम प्रकाश डालते हैं। जैसा कि इस चित्र में बताया गया है कि समुद्र है, समुद्र में समुद्र की लहरें और 2 मछुआरे या नाविक समुद्र की लहरों का सामना करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस चित्र से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और धैर्य का प्रदर्शन, यानी समुद्र की लहरें यह बताती हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं, उनका सामना करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह सीख हमें इस चित्र से मिलती है। तो प्रकृति की सीख, इसे प्रकृति का संदेश भी कह सकते हैं और प्रकृति की शिक्षा भी हम कह सकते हैं। और इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। यानी जो लहरें उठ रही हैं वे कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है। उनका सामना करते हुए 2 नाविक आगे बढ़ रहे हैं। तो संघर्ष करने पर ही हमको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों, संघर्ष करते रहना चाहिए। हर विषय में संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। तो यह हमें प्रकृति की सीख इस उन्मुखीकरण चित्र से
हम हासिल करते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य प्रकृति प्रेम, दृढ़ता, कर्मठता, धैर्य, गंभीरता तथा प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और इस पाठ के विधा से भी परिचित होते हैं। इस पाठ की विधा कविता पाठ है। कविता साहित्य की एक प्रमुख विधा है जिसमें भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को लयबद्ध तरीके से व्यक्त किया जाता है। इसमें शब्दों का चयन, छंद, अलंकार और तुकबंदी का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हम इस पाठ के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी का परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों, कवि परिचय लिखते समय कवि परिचय का लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कवि परिचय लिखते समय मुख्य रूप से 4 मुख्य बिंदुओं पर हमें प्रकाश डालनी चाहिए। वो सबसे पहला है कवि का जीवन काल, यानी उनका जन्म और मृत्यु, और उसके बाद रचनाएं, और उसके बाद पुरस्कार, और उनकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं तो उस पर भी प्रकाश डाली जाए। तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि उनका जन्म सन 1906 में हुआ और उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और उनकी मृत्यु सन 1988 में हुई। और उनकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, इस तरह से यहाँ पर उनकी रचनाएं भी है। तो इन 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें कवि परिचय लिखना चाहिए। तो अब इस पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार हम अवलोकन करेंगे। पाठ विषय वस्तु से संबंधित सबसे पहले प्रकृति के तत्व। प्रकृति हमारे बीच अनगिनत रूपों में विद्यमान है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत, ये नीला नीला अंबर और घुमड़ते बादल, ये सभी प्रकृति के तत्व हैं। इन सभी से हम कुछ ना कुछ सीख हासिल करते हैं। फूलों से भी हम कुछ सीखते हैं, भंवरों से भी कुछ सीखते हैं, तरु की झुकी डालियों से भी कुछ सीखते हैं, हवा के झोंकों से भी सीखते हैं, सूरज की किरणों से भी सीखते हैं, लता और पेड़ों से भी सीखते हैं, पतझड़ के पेड़ों से भी हम कुछ सीखते हैं। यानी प्रकृति के तत्वों से हम कुछ न कुछ सीख ज़रूर हासिल करते हैं। बस उन्हें समझने की और उन्हें ग्रहण करने की आवश्यकता है। उन्हें ग्रहण करते हुए अपने जीवन में उन्हें अपनाएं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा, सफल बन जाएगा। तो प्रकृति का संदेश, प्रकृति का कविता में प्रकृति का संदेश भी है। पर्वत सिर उठाकर जीने का संदेश देता है। समुद्र मन में गहराई लाने का संदेश देता है, यानी व्यापक दृष्टिकोण रखने का संदेश देता है। समुद्र की लहरें कोमल भाव भरने का संदेश देती हैं। पृथ्वी धैर्य न छोड़ने का संदेश देती है। नभ सारा संसार ढक लेने का संदेश देता है, यानी अपने यश और कीर्ति को सारे दुनिया में फैलाने का संदेश हमें नभ से मिलता है। इस तरह से प्रकृति के तत्वों से हम कुछ न कुछ संदेश ज़रूर हासिल करते हैं, बस उन्हें ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद व्याकरण के अंतर्गत पुनरुक्त शब्द दिए गए हैं, विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, और अंतर समझना, यानी अंतर समझना, जैसे गहरा, गहराई, ऊंचा, ऊंचाई, लंबा, लंबाई, इस तरह से दोनों शब्दों के बीच अंतर समझना, इस तरह से व्याकरण अंश इसमें दिए गए हैं, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फुटबॉल पाठ की ओर। यह फुटबॉल पाठ का उन्मुखीकरण चित्र है। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, 2 बालक दिखाई दे रहे हैं। यह खेल भावना यानी स्पोर्टिंग स्पिरिट को दर्शाने वाला चित्र है। इसमें 2 बालक हैं। शायद एक बालक जीता हुआ बालक है जिसके गले में स्वर्ण पदक है और उसके हाथों में टेबल टेनिस का बल्ला भी है, और इसके साथ जो बालक है वह शायद हारा हुआ बालक है, फिर भी दोनों आपस में खुशियां बांट रहे हैं। तो ये है खेल भावना। यानी खेल भावना ये है कि खेलों में हार और जीत सर्वसाधारण है, यानी खेलों का अभिन्न हिस्सा है। तो इस प्रकार से इस चित्र में खेल भावना को दर्शाया गया है। और फुटबॉल पाठ का उद्देश्य संस्मरण लिखने की प्रेरणा देना, खेलों का महत्व समझाना, फुटबॉल खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है।
संस्मरण विधा का एक संक्षिप्त परिचय हम लेंगे। संस्मरण एक साहित्य विधा है जिसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, घटना या दृश्य से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। और इस पाठ का मुख्य बिंदु विषय वस्तु इस प्रकार है। खेलों से शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है और बच्चे खेलों में रुचि लेते हैं और खेल भावना इसमें विकसित होना चाहिए। यानी कवि इसमें जो लेखक है फुटबॉल का परिचय देते हुए, खेल का परिचय देते हुए कहते हैं, फुटबॉल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है, यह मिलजुल कर खेलने का खेल है, यह चुस्ती का खेल है, यह ताकत और सावधानी का खेल है, यह चुस्ती का खेल है, यह नज़र का खेल है। फुटबॉल पर नज़र, अपने पर नज़र, साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, लाइन पर नज़र, गोल पर नज़र, इस तरह फुटबॉल का सारा खेल का चित्रण उन्होंने इस अनुच्छेद में किया है। अब अगला पाठ है बेटी के नाम पत्र। इस उन्मुखीकरण चित्र के अंतर्गत एक बालक दिखाई दे रहा है जो पत्र को बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ रहा है। तो पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पुराने ज़माने में पत्रों का महत्व बहुत ही हुआ करता था। आज के ज़माने में भी इसका महत्व बहुत है। और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य पत्र लेखन विधा से परिचित करवाना, नेहरू जी के पत्रों से परिचित करवाना, नेहरू जी के पत्रों का इंदिरा के व्यक्तित्व विकास में कितना बड़ा योगदान है इसकी जानकारी देना। पत्र लेखन विधा परिचय। पत्र साहित्य की वह विधा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान लिखकर प्रकट करते हैं। और इस पाठ का मुख्य बिंदु यानी मुख्य विषय वस्तु इस प्रकार है। इसमें इस पत्र को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को नैनी जेल से लिखा, जो प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। इस पत्र को उन्होंने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए लिखा। पत्र के आरंभ में वे जोन ऑफ आर्क के बारे में बताते हैं। जोन ऑफ आर्क एक फ्रांसीसी महिला थी। वह अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर वीर गति को प्राप्त करती है। तो पत्र के आरंभ में जोन ऑफ आर्क के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा। वे पत्र में आगे लिखते हुए कहते हैं कि हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन किया जा रहा है और हम भारतवासी हैं कि इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अंत में वे इंदिरा जी को भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनने का उपदेश देते हुए पत्र को समाप्त करते हैं। और इस पाठ में व्याकरण से संबंधित वचन पर भी प्रकाश डाला गया है। बिल्कुल ठीक कहा सर जी आपने तो संस्मरण, पत्र विधा, कविता आदि पर गहन रूप से चर्चा की और उन्मुखीकरण चित्र से पाठ का उद्देश्य, पाठ से होने वाले नैतिक गुणों का विकास, हार के बाद जीत, साहस और देश के प्रति होने वाली भावनाओं को आपने बड़े ही रोचक ढंग से बताया। अब शरीफ सर जी से मैं कहूँगी कि इकाई 3 पर थोड़ा सा प्रकाश डालें संक्षिप्त रूप से। और साथ ही में और एक बात है सर जी कि अधिकतर बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में थोड़े से कठिनाइयों को महसूस करते हैं, उसकी दृष्टि में रखकर इन पाठों का विश्लेषण कीजिए। तीसरा इकाई का पहला पाठ है मेरा जीवन। इसमें उन्मुखीकरण चित्र में मदर तेरेसा का प्रेरणादायक कथन दिया गया है और उनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को सहायता करने और प्रार्थना करने से
कर्म करने की ओर रुचि पैदा करवाना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ कविता विधा में है। इस पाठ के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। सुभद्री कुमारी चौहान के जीवन काल, प्रमुख रचनाएं, मुकुल और त्रिधारा और साहित्यिक कृतियों और राष्ट्रीयता व देशभक्ति परक मूल्य साहित्यिक कृतियों का पर भी प्रकाश डाला गया है। इस पाठ के अंतर्गत मेरा जीवन पाठ का उद्देश्य कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करते हुए काव्य सृजन का प्रयास करना इस पाठ का उद्देश्य है। साथ साथ मानव जीवन खुशहाल सुखी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा पाना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आती है। समस्या आने पर बाधा ना होकर उसे ओवरकम करने के प्रयास करना और कठिनाइयाँ आने पर उसके समाधान को ढूंढने के बारे में कवयित्री ने एक अच्छे कविता से बताया गया है। जैसे मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। ये दो वाक्यों से जीवन का सार बताया गया है। छात्रों, आपको पढ़ने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लिखने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इन कठिनाइयों का समस्या समाधान आपके अध्यापकों द्वारा कर सकते हैं या शब्दकोश उपयोग करते हुए कर सकते हैं, और आपके आसपास अड़ोस पड़ोस से जो जानकारी होते हैं उनसे भी आप इसके बारे में कुछ नए शब्दों के बारे में आप उसके अर्थ पता कर सके आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य इसमें खुशी के महत्व के बारे में बताया गया है। यानी चिंता को पास ना आने देना, संसार को सुख सागर देखना और असफलता के बादल को भी सुनहरे धागों से घिरा देखना इस पाठ का मुख्य विषय वस्तु रहा है। और अगला पाठ है यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न के यहाँ पर उन्मुखीकरण चित्र स्वामी विवेकानंदा जी के दिया गया है। इस चित्र छात्रों के मन में उत्पन्न हुए दार्शनिक प्रश्न, यानी ईश्वर क्या है, जन्म के पहले हम क्या थे, जैसे प्रश्नों द्वारा पाठ का उन्मुखीकरण और आरंभ होता है। छात्रों को इस विषय में चिंतन करना और जिज्ञासा की ओर प्रेरित करते हुए इसका आरंभ होता है। यह पाठ कहानी विधा में है। कहानी विधा गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष, घटना या मनोभाव का रोचक, संक्षिप्त और कलात्मक वर्णन किया जाता है। इस पाठ का उद्देश्य रहा है जिज्ञासा व दार्शनिक प्रश्नों के माध्यम से बौद्धिक विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और यक्ष द्वारा पूछे गए दार्शनिक और व्यावहारिक प्रश्नों को युधिष्ठिर द्वारा दिए गए बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर तथा नकुल को जीवनदान मांगकर धर्म यानी निष्पक्षपात का पालन करना इस पाठ का मुख्य विषय वस्तु रहा है। और अगला पाठ है रमजान। यहाँ पर देखिए उन्मुखीकरण चित्र में दो बालकों का सद्भावनापूर्ण चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह हमें बताता है कि एकता और सांप्रदायिक सद्भावना की ओर ध्यान दिलाता है यह उन्मुखीकरण चित्र। और यह पाठ निबंध विधा में है। निबंध विधा वो है जिसमें किसी एक विषय जैसे साहित्य, समाज, विज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव पर लेखक अपने स्वच्छंद, तर्कपूर्ण और विचारपूर्ण ढंग से व्यक्त करता है, तो उसे निबंध कहते हैं। आपको भी परीक्षाओं में निबंध से संबंधित प्रश्न आते हैं। उन निबंध का प्रारूप इस प्रकार आपको है। पहला अंश है प्रस्तावना,
और दूसरा है विषय वस्तु या मुख्य भाग, तीसरा उपसंहार। इन 3 भागों से ही आपको निबंध लिखना होगा। निबंध से लिखने पर ही आपको अंक प्राप्त होंगे। और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य निबंध की जानकारी के साथ निबंध लेखन का अभ्यास कराना, त्योहारों के द्वारा मानवता का संदेश देना, पाठ से संस्कृति और सद्भावना का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। यह पाठ में विषय वस्तु के अंतर्गत रमज़ान के 5 सिद्धांत जैसे तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज का महत्व के बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ इस पाठ के माध्यम से मानव कल्याण का संदेश भी दिया गया है। इसके बाद बुद्धिमान बालक उपवाचक पाठ दिया गया है। यह एकांकी विधा में है। एकांकी वह नाट्य विधा है जिसमें पूरा नाटक एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें घटनाएं कम होती हैं, पात्र सीमित होती हैं और कथानक सीधा साधा होता है, तो उसे एकांकी विधा कहते हैं। हाँ शरीफ सर जी, आपने बहुत ही विस्तृत रूप में विधा परिचय के साथ साथ पाठ में आए हुए नैतिक मूल्यों तथा पाठ को पढ़ने की प्रवृत्ति के बारे में बताया है। बच्चों 6 C's यानी पहले होगा कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को पहले आप समझिए, पाठ के मुख्य भाव को समझिए, फिर सामान्य शब्द, रोजमर्रा आने वाले कक्ष में आने वाले शब्दों का भी आप रेखांकन कीजिए, लिख लीजिए, नोट कीजिए और साथ ही पठन करेक्ट रीडिंग यानी सही शुद्ध त्रुटिपूर्ण नहीं, कोई शब्द नहीं आता तो किसी की मदद लेकर आप करेक्ट रीडिंग कीजिए और कन्वर्जेशन यानी संवाद कीजिए। अपने कक्ष में हिंदी की कक्षा में आप हिंदी का ही वातावरण बनाएं और उसके साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग यानी सृजन जब वो विधा आपके सामने आ जाएगी, जैसे आपने कन्वर्जेशन यानी बोला, संवाद किया, उस संवाद में आए वाले शब्दों को लेकर एक छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से आप सृजन कर सकते हैं। सृजन के बाद में आप चेक करवाना है, चेक एंड करेक्ट यानी यहाँ पे जांच करवाना है अध्यापक के साथ और त्रुटिपूर्ण होने वाले शब्दों को उसका आप निवारण करते हुए आगे के पाठों में बढ़ते जाएंगे तो आपको कोई भी पाठ दिक्कत वाला या कठिनाई वाला नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे। बेग सर जी आप बताइए इकाई 4 की ओर, जिसमें अंतिम इकाई है, अंतिम इकाई पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, अंतिम इकाई में सबसे पहला पाठ होगा अमरवाणी। यह अमरवाणी पाठ का उन्मुखीकरण चित्र है। इस चित्र में 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं और एक धागे को खींचने पर बीच में टूट चुका है, उसे गांठ डाला गया है और बीच में एक दोहा भी है जिसे हम राग युक्त भी गाने पर बच्चे आकर्षित होते हैं, जैसा कि रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए, रही माँ जुरे गांठ परी जाए। इस तरह से मधुर गायन दोहों का कर सकते हैं जिसमें बच्चे रुचि लेते हैं। और इसके भावार्थ पर यदि हम प्रकाश डालें तो रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं कि छोटी छोटी बातों पर प्रेम का धागा मत तोड़ो, यानी प्रेम मानव संबंधों को मत तोड़ो, उसे कायम रखो। यदि एक बार मानव संबंध टूट जाए तो फिर इसकी आशा बहुत कम होगी। यदि धागा एक बार टूट जाए तो उसे जुड़ाना कठिन है,
यदि जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाएगा। इस तरह से मानव संबंध अच्छे होने का संदेश देते हुए रहीम जी इस पर प्रकाश डालते हैं। अमरवाणी पाठ का उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। नीति दोहों का संकलन व पठन कर नैतिक भावनाओं से जीवन मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और इसकी विधा इस प्रकार है। दोहा हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण छंद है जिसमें 2 पंक्तियां और 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और पाठ का मुख्य बिंदु जैसा कि पहले दोहे में कबीरदास जी का लिखा हुआ दोहा, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे सुख काहे को होए। तो इसमें कबीरदास जी यह संदेश देते हैं कि दुख में सभी स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और सुख में कोई याद नहीं करता। यदि भगवान का स्मरण सुख में करें तो दुख क्यों आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का स्मरण सुख में और दुख में निरंतर करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश इस दोहा में दिया गया है। और इसके बाद धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए बसंत फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हर काम नियमित ढंग से करना चाहिए। यह जल्दबाजी करने पर कुछ काम नहीं होता, इसलिए नियमित ढंग से करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। यदि माली 100 घड़े पानी डाले लेकिन पेड़ पर फलों की सही ऋतु आने पर ही लगते हैं, ठीक इसी प्रकार हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, सही काम उचित समय पर आने पर ही सफल या पूरा हो जाएगा। इस तरह का संदेश देते हैं। और आगे भी दोहे हैं, वृंद जी के लिखे हुए दोहे, उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख भासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सभा जनवासी। इस तरह से दोहे हैं। और व्याकरण से संबंधित अंश भी हैं, जैसा कि जड़मती शब्द जड़ और मती शब्दों के जोड़ने पर बना है, ऐसे ही कुछ और शब्द बनाइए, इस तरह से पूछा गया है। ये व्याकरण संबंधी अंश हैं। और इसके बाद अगला पाठ सुनीता विलियम्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह सुनीता विलियम्स पाठ का उन्मुखीकरण चित्र है। उन्मुखीकरण चित्र को ध्यान से देखने पर यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बताया गया है, और इसमें एक उपग्रह है और एक धुआं उगलता हुआ उपग्रह आकाश की ओर जा रहा है। और एक वाक्य भी वहाँ पर दिया गया है, यह रॉकेट ही नहीं मानव प्रयासों का साकार रूप भी है, जिसके निर्माण में कई वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमताएं छिपी है। इस तरह से एक संदेश वहाँ पर दिया गया है। और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। यह साक्षात्कार विधा की जानकारी लेते हुए साक्षात्कार लेने का अभ्यास करना और सुनीता विलियम्स के जीवन से प्रेरणा पाना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और साक्षात्कार विधा का परिचय। साक्षात्कार एक औपचारिक बातचीत का आयोजन है जिसमें एक या अधिक परीक्षक किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं ताकि उसके ज्ञान और कौशल, अनुभव और उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके। और इस पाठ का मुख्य बिंदु है सुनीता विलियम्स का कार्यक्षेत्र। सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला थी। सुनीता विलियम्स ने किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबा समय बिताने व अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है। सुनीता ने कई साहसी अभियान में भाग लेकर यह प्रमाणित कर दिखाया कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी तरह कम नहीं है। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई, अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रेरणा के बारे में बताया। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। लक्ष्य साधना के लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है। इस तरह से उनका दिया हुआ संदेश है। और व्याकरण के अंतर्गत काल और उसके भेद। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल।
और उसके उपभेदों को भी पाठ में परिचय मिलता है। और इस इकाई का अंतिम पाठ होगा जागो ग्राहक जागो, यानी ये उन्मुखीकरण चित्र में उपभोक्ता दिवस और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। और इस पाठ का उद्देश्य संवाद विधा के द्वारा वार्तालाप का अभ्यास कराना और क्रय विक्रय में सावधानियों की जानकारी देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और इसकी विधा परिचय, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों या सूचनाओं का मौखिक या लिखित आदान प्रदान या बातचीत को संवाद कहते हैं। इस तरह से विधा परिचय भी दिया गया है। और इस पाठ के मुख्य बिंदु इस तरह से हो सकते हैं। यह पाठ साहिती और उसके दादाजी के बीच हुए संवाद में उपभोक्ता दिवस, यानी जिसे हम 15 मार्च को मनाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। किसी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। क्रय विक्रय में उपभोक्ता का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। किसी भी चीज़ का निर्माण उपभोक्ता की भलाई और सुविधा ध्यान में रखकर किया जाता है। जागरूक उपभोक्ता वह है जो सामान खरीदते या सेवा प्रदान करते समय रसीद या बिल ले। वस्तुओं के पैकेट पर लिखे विवरण जरूर पढ़ना चाहिए, जैसा ISI मार्क या आग मार्क अंकित वस्तुओं पर चुनाव करना चाहिए। पाठ के अंत में उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में संवाद करते हुए चर्चा समाप्त होती है। और एक उपवाचक पाठ है जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाए, जो कहानी विधा में है। और इस पाठ की विषय वस्तु इस प्रकार से है। अपना स्थान स्वयं बनाएं एक कहानी पाठ है जिसमें केवल 3 मुख्य पात्र हैं, एक राजा, मंत्री और युवक। कहानी इस प्रकार है, एक बादशाह को एक अच्छे आदमी की ज़रूरत थी। इस विषय पर मंत्री से कहने पर उसने हज़ारों में छांटकर एक आदमी को ढूंढा, जिसे बादशाह ने अपने निजी कार्यालय में चपरासी के नौकरी पर लगा दी। उस युवक ने 5 जांच पड़ताल की कि कार्यालय के एक कोठरी में पड़े लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी और रत्न जड़े थे। उन्हें उतारकर बाजार में बेचा और उन पैसों से कार्यालय को शाही कार्यालय के रूप में बदला। इस तरह इस युवक ने अपना स्थान स्वयं बनाकर बादशाह के यहाँ प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुआ। इस तरह से यह पाठ का कहानी समाप्त होती है। हाँ सर, आपने तो चर्चा की। अभी हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ तकनीकी यहाँ पे मैंने देखा है, QR कोड को देखा है, ये सारी चीज़ें थोड़ा उस पर भी बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि समय की अभावता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कीजिए। जैसे दीक्षा पोर्टल है, IFB है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। जी, जैसा कि हमारी पाठ्य पुस्तकों को ऊर्जावान बनाया गया है, किसके माध्यम से? QR कोड के माध्यम से। QR कोड में जो दीक्षा से संबंधित वीडियोस हैं, यानी अच्छे अच्छे कंटेंट, विषय वस्तु उसमें है, उसे ज़रूर देखें। आपको सहायता इसमें मिलेगी। हर पाठ से संबंधित 3 वीडियोस इसमें मिलेंगे। एक विषय प्रवेश से संबंधित, और एक विषय प्रस्तुतिकरण से संबंधित, और एक वीडियो भाषा की बात से संबंधित। इस प्रकार हर पाठ में 3 वीडियोस आपको मिलेंगे, उसे ज़रूर देखें। आप इससे लाभान्वित होंगे। और IFE पैनल्स में जो OERs रखे गए हैं, उसका भी आप निर्वहन करें, क्योंकि OERs जैसा कि प्रमुख शिक्षण शास्त्री रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में कहा कि बच्चों को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उन्हें अपने अनुभव से सीखने दो। तो इस तरह से गतिविधियां करते हुए, IFE में उसका गतिविधि करते हुए यदि आप सीखें तो आपके मस्तिष्क पर अमिट छाप बन जाएगी। तो इसलिए IFP का निर्वहन भी कक्षा में करनी चाहिए, ताकि विषय वस्तु बच्चों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ सके। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। IFB दीक्षा पोर्टल के माध्यम से
पाठों की और अतिरिक्त जानकारी या विषय वस्तु, शब्द भंडार या व्याकरणांश, ये सारी चीज़ों के अलावा भी हम जानते हैं कि टीसैट के माध्यम से भी छठी से लेकर 10वीं तक हर पाठ का विशेष प्रसारण है, हर पाठों का प्रसारण है। बच्चों, आप उस प्रसारण को भी देखें और समझें और मुख्य बिंदुओं को नोट करते रहे ताकि आपकी कोई भी कठिनाई ना हो। चलिए, मैं एक प्रश्न अधिकतर प्रायः हम देख रहे हैं कि बच्चों को लेखन संबंधी कुछ कठिनाइयाँ हो रही है। उस लेखन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे सर? जी, लेखन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों को विषय वस्तु की समझ रहनी चाहिए और वर्तनी की शुद्धता पर भी ध्यान दें और उसके बाद वाक्य निर्माण क्रम पर भी ध्यान दें और जो भी लिखा जाए वो व्याकरणबद्ध हो और वर्तन त्रुटियाँ कम से कम हो। तो इस तरह से यदि इन अंशों पर हम प्रकाश डालेंगे तो लेखन की शुद्धता होगी। बिल्कुल। शरीफ सर जी, आपके सुझाव कोई? तो इसके लिए मैडम पूर्व पठन के दौरान उत्तर पठन यानी प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग। पूर्व पठन प्री रीडिंग क्या है? पाठ के शीर्षक के द्वारा पूर्व ज्ञान के अनुसार कुछ पाठ से संबंधित प्रश्न तैयार कर उसे पढ़ना लिखना प्री रीडिंग के अंतर्गत आता है। और वाइल रीडिंग और वाइल राइटिंग, वाइल लर्निंग इसका अर्थ ये है जब पाठ पढ़ाते समय नए शब्दों का रेखांकन करना और उसके बारे में जानना, मुहावरों के और कारक विभक्तियों इनके बारे में जानकर सही क्रम में लिखना, यह वाइल रीडिंग के अंतर्गत आता है। और पोस्ट रीडिंग यानी हर पाठ का सारांश 10 या 12 पंक्तियों में 10-15 मिनट में लिखने के प्रयास करना है। उसके साथ साथ अभ्यास में जो दिए गए प्रश्न लघु उत्तरात्मक हो, दीर्घ उत्तरात्मक हो, उनके अनुसार पढ़ते हुए लिखना है। हाँ, बिल्कुल ठीक। आज के सत्र में हमने पाठ्य पुस्तक के उपयोग शीर्षक से लेकर अभ्यास प्रश्न तक सीखा। बच्चों, आप नियमित पढ़ते रहे, अभ्यास करते रहे। नियमित पढ़ने से, नियमित अभ्यास करने से आप हिंदी में निपुण होंगे। आज हमारे बीच उपस्थित 2 शिक्षकगण अपना अमूल्य समय दिया, उनके लिए भी मैं विभाग की ओर से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।